हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर। जैसे कि हम स्टार्ट कर चुके हैं कि हमारा 8th जियोग्राफी चैप्टर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। तो हम चैप्टर नंबर 2 का जो कि लैंड सॉइल वाटर ऐसा है, उसका हम सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। हमने लैंड टोटली पढ़ चुका था, उसकी ओनरशिप के बारे में, लैंड होती क्या है, सॉइल बनते कैसे हैं, सॉइल के फैक्टर क्या होती है, इन सबको मैं इम्पोर्टेंट नोट्स के साथ आपको पढ़ा चुका हूँ। जो हम सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं, जो कि हम वाटर से स्टार्ट करेंगे, जो कि प्राकृतिक संसाधन में जल, वनस्पति और वन्य जीव है, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज में वाटर। ठीक है, ये वाटर से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये वाटर रिसोर्सेज हैं। ठीक है, और आगे आगे बढ़ते जाएंगे, वेजिटेशन सब अ, हम बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा पीडीएफ आज मैंने इंग्लिश में लाना भूल चुका हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना भूल चुका हूँ, तो मैं साथ साथ इंग्लिश में भी आपको समझाते चलूंगा। ठीक है, जो जो कीवर्ड्स है मैं बताते चलूंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वाटर रिसोर्सेज से। मैं पेन ले लेता हूँ एक। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो वाटर एक इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस है। ठीक है, जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, कैसे सर नवीकरणीय रिन्यूएबल कैसे? जैसे कि आप वाटर को, जैसे कि आप यूटेंसिल्स धोने में या बर्तन धोने में जो वाटर को यूज करते हो, उस वाटर का यूज आप कहाँ कर सकते हो? पौधे को पानी देने में कर सकते हो। ठीक है, और कहीं या फिर कुछ आप वेजिटेबल्स वगैरह लगाए हुए हो, तो वहाँ पर पानी देने के लिए कर सकते हो। ठीक है, ऐसा बहुत सी यूज होता है। ठीक है, और जैसे बारिश के पानी को इकट्ठा करके, वाटर रिसोर्सेज जो ऊपर से बारिश पानी होती है ना, छत से पानी आता है, उसको मतलब स्टोर करके आप बहुत से काम यूज कर सकते हो। जैसे कि अपना बाइक धो सकते हो, अपना पेड़ पौधे में पानी डाल सकते हो, बहुत सी ऐसी यूज होती है। ठीक है, तो वो क्या है, वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, यानी कि अर्थ का जो 1/3 ऑफ पार्ट है, वो वाटर से ही कवर हुआ है। अब हम देखते हैं ना कि हमारा ये चलो पृथ्वी है, तो इसमें कहीं कहीं हम यहाँ पास अफ्रीका है, तो यहाँ पास इंडिया है। ठीक है, तो इधर पूरा पानी है। तो क्या बोला गया है, 1/3 ऑफ पार्ट, यानी कि सॉरी फॉर दिस, 1/3 ऑफ पार्ट हमारा पूरा पानी है। ठीक है, 1/3 ऑफ आर पूरा पानी है, इसलिए इसे जल ग्रह कहते हैं। यानी कि अर्थ को क्या बोला जाता है, वाटर प्लेनेट भी बोला जाता है। ठीक है, 1/3 ऑफ पार्ट इसका पूरा वाटर है, तो इसलिए वाटर प्लेनेट भी बोला जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस वाटर में, यानी कि 1/3 ऑफ पार्ट में पूरा वाटर होता है, तो हमें हमारे पास पीने के लिए कितना पानी है, या फ्रेश वाटर कितना है? तो बोला गया है फ्रेश वाटर टोटल पार्ट का केवल 2.7% है। इसे नोट डाउन करना। ठीक है, 2.7% ही पानी हमें पीने के लायक है, मीठा पानी के रूप में, फ्रेश वाटर के रूप में। ठीक है, इसका लगभग 70%, जो 2.7 का 70, इसका इसका 70% है ना, वो ग्लेशियर्स में पाए जाते हैं। अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, जैसे कि हमारे हिमालय में। ठीक है, ग्लेशियर्स में। ठीक है, इसमें पाए जाते हैं इस 2.7 का 70%। ठीक है, और 1% कहाँ पाया जाता है? देखिए, केवल 1% मीठा पानी ही मानव के उपयोग के लिए प्रयुक्त है। यानी कि ये 2.7% में जो 1% है ना, जो 1% है अपना, उसे ही हम पी सकते हैं। ठीक है, बाकी सब चीज देखो, 70% ग्लेशियर में है, तो हम अंटार्कटिका में है, तो हम इसे पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते ना। तो और सेकंड है ग्राउंड वाटर के रूप में, यानी कि भूजल में, जो जमीन के अंदर है, जो हम बोर वोर लगाते हैं ना घर में, उससे निकलता है वो वाला। नदियों और झीलों की सतह पर जल और वायुमंडल से जल वाष्प के रूप में, जैसे कि पानी गिरता है, जो ऊपर जो नदी में जल में नदी होती है, नदी का पानी भी कई लोग पीते हैं। गांव तरफ जाओ तो नदी का पानी पीते हैं। झील में भी पानी पीते हैं, झील का पानी मीठा होता है। ठीक है, तो ये मीठे पानी केवल 1% है, जिसे हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाटर जल वाष्प के रूप में, यानी कि वाटर वेपर के रूप में, ये वायुमंडल में, यानी चला जाता है, कहाँ? आकाश में, स्काई में चला जाता है। ठीक है, वाष्पीकरण यानी, ठीक है, वेपोराइजेशन, वर्षण यानी कि बारिश। ठीक है, और अपवाह यानी कि रन ऑफ। ठीक है, अपवाह मतलब वही पानी का बहना। ठीक है, की प्रक्रियाओं के माध्यम से महासागर, हवा, भूमि और वापस महासागर में चक्रण करता रहता है। कैसे सर? ठीक है, सबसे पहले ये नदी है। ठीक है, ये नदी है। ठीक है, इसमें से पानी उठ उठ के
यानी कि इसमें से पानी ऐसा उठ उठ के कहाँ जाएगा, वाटर वेपर के रूप में, ठीक है, इस बादल में जाएगा, ठीक है, इस बादल में जाएगा। अब फिर इसी बादल से पानी के वर्षा के रूप में ये फिर इसी जमीन में, अर्थ में, भूमि में, या फिर आप बोल सकते हो नदी में, समुद्र में वापस आ जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं कि पहला कहाँ आया, जमीन में था, ठीक है, पानी। फिर वाटर वेपर के रूप में कहाँ गया, वाटर वेपर के रूप में कहाँ गया, वाटर वेपर के रूप में बादल में चला गया। फिर वर्षा के रूप में कहाँ आ गया, जमीन में आ गया। तो इसे ही बोला जाता है जल चक्र। इसे नोट डाउन करना, ठीक है। वेपोराइजेशन, वर्षण, ठीक है, और रन ऑफ की प्रक्रियाओं के माध्यम से महासागर यानी कि ये नदी, तालाब, समुद्र, इससे पानी वेपोराइज होके बादल में जाता है और बादल से पुनः भूमि में आ जाता है, पुनः लैंड में आ जाता है। उसे कहते हैं हम वाटर साइकिल, ठीक है। अब ये 1% तो पानी हमें पीने लायक है टोटल। अब बताओ कि हमारे पास जो 1/3 ऑफ पार्ट पानी है उसमें से कितना परसेंट पानी पीने योग्य है, ठीक है। मैंने बताया था ना कि 2.7% ही पानी पीने योग्य है, मीठा पानी है। लेकिन उनमें से 70% तो ग्लेशियर्स में पाए जाते हैं और केवल 1% पार्ट ही हमें यूज करते हैं, जो कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ग्राउंड वाटर में, ठीक है, वेपोराइजेशन वाटर में, ठीक है, नदी में, तालाबों में, ठीक है, इसमें पाई जाती है। और जल उपलब्धता की समस्या, अब हम इसकी प्रॉब्लम्स देखते हैं कि हमें वाटर कैसे मिलता है और बहुत कम इसका जो रिसोर्स है वो कैसे हो रहा है। मनुष्य जल की विशाल मात्रा का उपयोग न केवल पानी पीने और धोने के लिए करता है, यानी कि जो ह्यूमंस है वो इसका यूज न केवल इसे ड्रिंक करने में और कपड़े क्लोथ्स वगैरह साफ करने में इसमें यूज करता है, बल्कि उत्पादन की प्रक्रिया यानी कि इंडस्ट्रीज वगैरह में भी ये यूज करते हैं बहुत बड़ी मात्रा में। जैसे कि अपने फील्ड्स हो गए, ठीक है, इंडस्ट्रीज हो गई, अपने डैम्स हो गए, इसमें बहुत सारी बिजली पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो इसमें पानी का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि आप छत्तीसगढ़ में रहते होंगे या फिर कहीं रहते होंगे, तो छत्तीसगढ़ में कोरबा जिला है, तो कोरबा में वाटर से ही अपना बिजली बनाया जाता है। कहीं बड़े-बड़े डैम्स हो गए, डैम्स में टरबाइन लगा के पानी का यूज़ करके बिजली बनाते हैं, ठीक है। बढ़ती जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, फूड्स, नकदी फसलों की बढ़ती माँग यानी कि जो अभी जैसे फूड है, जैसे कि राइस है, इन सभी का जो माँग है वो बढ़ता जा रहा है ना, बढ़ता शहरीकरण है, सिटी जो बनते जा रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? जीवन स्तर में सुधार, लाइफ़ का लेवल बढ़ते जा रहा है। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो जल स्रोतों के सूखने और जल प्रदूषण के कारण मीठे पानी की कमी होती जा रही है। जैसे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा घर में बोर्ड्स लगा रहे हैं, ठीक है? तो नीचे ग्राउंड वाटर में पानी की कमी होती जा रही है। इसे देखना ना ऐसा आ सकता है कि पेपर में आ सकता है कि जल की उपलब्धता की क्या फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? तो बोलना हम ज़्यादा से ज़्यादा इसे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर देते हैं, जैसे कि डैम्स में, फील्ड्स में, इंडस्ट्रीज़ में बिजली बनाने के लिए यूज़ कर देते हैं, ठीक है? बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते मांग के कारण इसमें प्रदूषण आ रही है। जैसे कि हम कभी भी नदी तालाब में देखो तो हम कचरा डाल देते हैं तो वो पानी खराब हो जाता है। जैसे कि गंगा में ही देख लो, मानी गंगा मैया जो हॉली रिवर है उसमें ही देख लो, बहुत सारे कचरे डाल देते हैं, लाशें डाल देते हैं, तो ये पानी खराब हो जाता है ना, वही बोला गया है। ठीक है, अब वाटर खत्म हो गया। वाटर में क्या देखें कि 1/3 ऑफ पार्ट हमारा वाटर है, इसलिए वाटर इसे, ठीक है, वाटर प्लैनेट कहते हैं। हमने देखा कि 2.7% ऑफ फ्रेश वाटर हमें पीने योग्य है, ठीक है, और ये वेपोराइजेशन के थ्रू ये वाटर साइकिल होता है, ठीक है, ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाते हैं, ठीक है, और इसके अवेलेबिलिटी के प्रॉब्लम्स भी देख लिए कि कैसी ये कमी होती जा रही है, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, कि प्राकृतिक वनस्पति जो नेचुरल वेजिटेशन है और जो वन्य जीव है यानी कि हमारे जो हाथी जानवर्स है, हाथी एक जानवर है, जानवर्स है, जैसे कि हम जू वगैरह जाते हैं देखने के लिए ना, वैसे ही समझ लो, ठीक है, वन्य जीव के उसे क्या करते हैं, उसे हम संरक्षण देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसे। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव केवल स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फेयर, ठीक है, जल मंडल यानी कि हाइड्रोस्फेयर और वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर के बीच संपर्क के संकीर्ण क्षेत्र में मौजूद है, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। यानी कि बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर जिसमें, ठीक है, वेजिटेशन है अपने, ठीक है, एनिमल्स हैं, ठीक है, इसको कंजर्व किया जाता है, ठीक है। जैवमंडल वही है कि हम स्थल मंडल में जैसे जल मंडल में यानी कि हाइड्रोस्फीयर में कौन रहते हैं, ये मगरमच्छ हो गए, मछली हो गए, ठीक है, फिशेस हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, ठीक है, टर्टल्स हो गए,
ठीक है। लिथोस्फीयर में कौन रहते हैं, सांप भी हो गए, ठीक है, और स्नेक्स है, बहुत सारे जानवर हैं। वायुमंडल में कौन रहते हैं, बहुत सारी पंछियां, ठीक है, पंछियां वायुमंडल में यानी कि हवा में रहती है ना, ठीक है भाई। ठीक है, तो जैवमंडल में, बायोस्फीयर में, ठीक है, जीवित प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। जैसे कि अब कनेक्ट कैसे रहते हैं सर, आपने देखा होगा कि चील चूहे को खा लेती है, चूहा छोटे मोटे कीड़े को या फिर धान वगैरह को खा लेते हैं, या फिर छोटे मोटे घास खा लेते हैं, या फिर आप देखो ग्रास ग्रास को कीड़े खाते हैं, कीड़े को मेढक खाती है, मेढक को सांप खा जाते हैं। तो यही है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है, कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हमारे पास वेजिटेशन है, हमारे पास, ठीक है, एनिमल्स हैं, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसे ही सबको मिलाकर, इसे ही सबके जीवन को मिलाकर एक प्रणाली बनती है, जीवन की सहायक प्रणाली होती है। ठीक है, इसे ही इकोसिस्टम बोला जाता है। ठीक है, इकोसिस्टम होता क्या है, हम इकोसिस्टम वो है जिसमें वेजिटेशन होता है और एनिमल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, या तो फूड के लिए या फिर लाइफ के लिए एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इसी बोला जाता है इकोसिस्टम। ठीक है, और हम देखते हैं अब इकोसिस्टम और इधर वन्यजीव के बारे में और इसके उपयोग के बारे में। ठीक है, वनस्पति और वन्यजीव मूल्यवान संसाधन है, यानी कि ये वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, हमारे लिए जो वेजिटेशन है और हमारे एनिमल्स हैं, ये हमारे लिए वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, जो हमें ट्रीज क्या देते हैं, ट्रीज हमें, ठीक है, लकड़ी देती है, एक्सपेंसिव लकड़ी होती है, कई एक्सपेंसिव लकड़ी, जैसे कि ब्लैक वुड से हम परफ्यूम बनाते हैं। ठीक है, और ये एनिमल्स को ठीक है, होम देती है, घर देती है, हाउस देती है, आश्रय देती है। जैसे कि जंगल में जानवर रहते हैं ना, जैसे पेड़ों से हम जानते हैं कि हमें ऑक्सीजन मिलता है, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मिट्टी की रक्षा करती है। जैसे कि हमने मिट्टी वाले में चैप्टर में पढ़ा कि हम कि मिट्टी को खराब होने से या फिर सॉइल इरोजन से बचाने के लिए हम उसमें घास उगा देते हैं। ठीक है, वही है कि पेड़ पौधे की जो जड़ें होती है ना, वो मिट्टी को बांध के रखती है, पकड़ के रखती है एक दूसरे से, इसलिए सॉइल इरोजन भी बच जाता है, और जो पेड़ पौधे हैं हमारे लिए यूजफुल भी हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे कि पशु हैं, पंछी है, कीड़े मकोड़े और जलीय जीव शामिल है, जैसे कि वन्य जीव में जो कि जंगली जानवर हैं, इसमें कीड़े मकोड़े, पंछी, ये सब जलीय जीव शामिल है ना, जिसमें हमें क्या मिलती है, गाय से दूध मिल जाता है, मांस मिल जाता है, खाल मिल जाता है, ऊन मिल जाता है। जैसे भेड़ों से हमें क्या कॉटन प्राप्त ऊन मिलता है ना, वही मधुमक्खी से हम शहद ले लेते हैं, ठीक है, हनी ले लेते हैं, ठीक है, और मधुमक्खी से हम, ठीक है, पॉलिनेशन का भी काम कर लेते हैं, ठीक है, परागन भी कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, सब हमारे लिए वेजिटेशन और एनिमल्स हमारे लिए यूजफुल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि गिद्ध जो वल्चर है, स्कैवेंजर्स है, ये क्या करते हैं, हमारे लिए क्लीनर का काम करते हैं। जैसे कि हम कुछ चीज सड़ जाता है ना, जैसे कि कहीं पास आप देखोगे, या फिर जानवर वगैरह मर जाते हैं, तो वो कीड़े मकोड़े उसको खा लेते हैं, तो हमारे लिए क्या करते हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। ठीक है, स्कैवेंजर और वल्चर्स। ठीक है, यानी कि गिद्ध और अपमार्जक। अपमार्जक में क्या हो गए, जैसे कि कीड़े, अ, केचुए, ये सब। ठीक है, अब देखते हैं कि ये वेजिटेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। ठीक है, उसको हम आगे देखते हैं कि हमारी जो वेजिटेशन है वो टेम्परेचर टेम्परेचर और हमारे मॉइस्चर पर डिपेंड करती है कि कहाँ टेम्परेचर कैसा है, कहाँ कहाँ मॉइस्चर कैसा है। ठीक है, विश्व की यानी कि वर्ल्ड में जो वेजिटेशन है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, हम एक तो वन फॉरेस्ट देखते हैं, हम घास के मैदान देखते हैं, ठीक है, ग्राउंड देखते हैं जिसमें ग्रासेस लगी होती है, ठीक है, छोटी छोटी झाड़ियाँ देखते हैं, जैसे कांटेदार भी झाड़ी होती है, जैसे कि टुंड्रा के रूप में, जैसे कि आप अल्पाइन का पेड़ देख लेते हो, पाइन पेड़ देख लेते हो। उत्तराखंड वगैरह में जाओ तो ऐसा तिकोनाकार का ऐसा पेड़ रहता है ना, ऐसा ऐसा पेड़ रहता है। सॉरी फॉर दिस, इसमें अच्छा से बनाते नहीं बन रहा है। ऐसा पेड़ रहता है तिकोन के आकार का, जिसमें बहुत सारे बर्फ लगे होते हैं, वोल्पाइन पेड़ हो गया। ठीक है, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में वन, जैसे कि जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, जैसे कि अपने साउथ में देखो कि अपना नीलगिरी का पहाड़ी है, ठीक है, इसमें बहुत सारे जंगल जंगल है ना, तो जहाँ ज्यादा वर्षा होती है वहाँ वन पाए जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं। जहाँ कम वर्षा होती है, जैसे कि मिड इंडिया में घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है, और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है, हर्ब्स पाई जाती है, कहीं पर कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है। जैसे कि आप रेगिस्तान में, राजस्थान में चले जाओ तो अपने को कांटेदार झाड़ियाँ मिलती है ना, वहाँ रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता, पानी की बहुत कम वर्षा होती है, तो वहाँ कांटेदार झाड़ियाँ मिल जाती है, एलोवेरा मिल जाता है, कैक्टस का पेड़ मिल जाता है। ठीक है,
और ठंडे वाले प्रदेशों में देखो लाइकेन मिल जाता है, मॉसेस मिल जाते हैं, काई मिल जाते हैं। मैंने बताया ना, टुंड्रा वाले ठंडे वाले प्रदेशों में ऐसा अल्पाइन वगैरह पेड़ मिलेगा, छोटे छोटे पत्ती वाले पेड़ मिलेंगे, चाय पत्ती मिलेंगी। वे पूरा ठंडे वाले प्रदेशों में ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसको कंजर्व कर सकते हैं हम। कंजर्व करने की क्या हमें नीड है, और इसके जो ये एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा विलुप्त हो जाते हैं, उसके क्या फैक्टर होते हैं, ठीक है, उसे हम देखते हैं। ठीक, बढ़ती आबादी, हमारी पॉपुलेशन धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है, ठीक है? तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हम फूड की माँग करते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें हनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें राइस चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें व्हीट चाहिए, क्योंकि ज़्यादा इंसान बढ़ते जा रहे हैं तो ज़्यादा खाने की माँग होती जाएगी, इसलिए जानवर तेज़ी से गायब भी होते जा रहे हैं। अब जानवर तेज़ी से गायब क्यों रहते जा रहे हैं? जैसे कि हम खेत बनाने के लिए, फील्ड्स बनाने के लिए जंगलों को काटते जा रहे हैं, माइनिंग करने के लिए जंगलों को काटते जा रहे हैं, तो जंगली जानवर कहाँ गायब ही हो जाएँगे ना, उनके लिए घर ही नहीं रहेगा तो वो रहेंगे कहाँ? ठीक है? ठीक है? तो अपने क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, ठीक है? हम ह्यूमन डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है? ह्यूमन डिस्टर्ब करने से ये इंडेंजर्ड हो जाते हैं। कई तो अब पूरी तरीके से खत्म भी हो चुके हैं, और कई अभी खत्म होने के कगार पे हैं, जो कि इंडेंजर्ड में है, डेंजर कंडीशन में है, ठीक है? वनों की कटाई देखो, हम वनों की कटाई कर देते हैं। वनों की कटाई करने से हमें मिट्टी का कटाव, सॉइल इरोजन में देखने को मिलता है। जंगलों में कई बार आग लग जाती है, कभी-कभी सुनामी आ जाती है, ठीक है? कभी-कभी लैंडस्लाइड हो जाता है, कभी-कभी पूरी पोचिंग कर देता है, ठीक है? कोई शिकार करने चले जाते हैं, कई जैसे वो गाँव तरफ जाओ तो आपको क्या मिलेगा, एक बस्ती होती है जो बंदर को भगाती है, कौवे पकड़ती है, ऐसा उसको क्या बोला जाता है मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, तो वो पोचिंग करने का काम कर देते हैं, ठीक है। कई लोग स्नेक को पकड़ लेते हैं, कई लोग रैबिट को पकड़ ले हैं, कई लोग खाल निकालने के लिए शेर को पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या इंडेंजर्ड कंडीशन में जाते जा रहे हैं, ठीक है। अब हम इसे कंज़र्व करने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं, और क्या हमें इसे गवर्नमेंट लीगली कुछ हुआ है कि नहीं, उसे देख लेते हैं। तो हम नेशनल पार्क बनाते हैं, ठीक है। कंज़र्व करने के लिए इसे क्या बनाते हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, ठीक है, बायोस्फीयर रिज़र्व बनाते हैं। अब नेशनल पार्क क्या हो गया, ने ये बड़े लेवल का है। आप आगे क्लास में जाओगे तो इसकी डेफिनिशन पढ़ोगी, इसके कहाँ-कहाँ नेशनल पार्क है, जैसे कि काज़ीरंगा नेशनल पार्क हो जाता है, ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क हो जाता है, पन्ना हो जाता है मध्य प्रदेश में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में अपना गुरु घासीदास हो जाता है, ठीक है, कांगेर वैली हो जाती है, ठीक है। ये बहुत सारे नेशनल पार्क हो जाते हैं, जैसे वैसे ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, जैसे कि अचानक जयमंडल बायोस्फीयर रिजर्व भी बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। पर्यावरण के संतुलन बनाए रखने के लिए इन प्रजातियों का संरक्षण अनिवार्य है। अब ये मैं एक बार ये छोटा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इन्वायरमेंट में ये बैलेंस कैसे बनाती हैं। जैसे कि देखो, ज़्यादा से ज़्यादा कीड़े होते हैं। आपने देखा होंगे ना कि बहुत सारे कीड़े होते हैं। अब कीड़े को कौन खाता है? उससे बड़े वाले पंछी। पंछी देखें, कौवे खाते हैं, उससे छोटे कोयल खाती है, ऐसे बहुत सारे पंछी हैं जो खाते हैं। ठीक है? तो इन अगर पंछी नहीं रहते, या फिर मेढक नहीं रहते, छिपकली नहीं रहती, ठीक है? तो इन कीड़ों को खाता कौन? ये कीड़े धीरे-धीरे बढ़ते ही जाते हैं ना, और ये ह्यूमन से ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है? तो अब ह्यूमन से ज़्यादा हो जाते हैं तो ये ह्यूमन को जीने में बहुत प्रॉब्लम देते हैं। ठीक है? यानी कि अब ये ह्यूमन के ऊपर हावी हो जाते हैं। ठीक है? तो हम इसे एक-दूसरे को खाने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, ठीक है? तभी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बैलेंस बना रहेगा। हम अपने एनवायरनमेंट के बैलेंस करने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं? पेड़ों की कटाई कम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, ठीक है? अपने जो एनिमल्स है उसको शेल्टर कर सकते हैं, अपने बचा सकते हैं, उसके लिए कंज़र्व कर सकते हैं, उसी लिए हम नेशनल पार्क बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाती है, ठीक है? बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाते हैं, ठीक है? अब हम सोशल फॉरेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? सामाजिक वनी, जैसे कि आप छोटे-छोटे 1 एकड़ एरिया में, 10 एकड़ एरिया में आप जंगल भी लगा सकते हो, ठीक है? वन को प्रोत्साहित भी कर सकते हो। अब अंतर्राष्ट्रीय में CITES बनना है, जो कि व्यापार प्रतिबंध, क्या व्यापार प्रतिबंध? ये जानवरों के हाथी दाँत हो गए, खास हो गए, ठीक है? इसके प्रतिबंध लगाया गया है, ये CIST इसके लिए कानून बना है, ठीक है? पौधों और जानवरों का संरक्षण हमारे लिए एक क्या हो जाता है, हमारा दैनिक कर्तव्य हो जाता है हमारा, ठीक है? अब देख लेते हैं, मैं छोटा-सा नेशनल पार्क और अपना बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि ये एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है? पारिस्थितिकी तंत्रों की अखंडता की रक्षा के लिए एक नामिक एक क्या है, एक ये नेचुरल एरिया है, जहाँ पर हम एक
एरिया होता है जहाँ पर जैसे कि ये बहुत 10-20 एकड़ का एरिया हो गया, ठीक है इसमें। तो इसमें अब बहुत प्रकार के एनिमल्स को, ठीक है, शेर को मतलब अलग-अलग संरक्षण दिया जाता है, ठीक है, अलग-अलग। इसके लिए अ, होम्स बने होते हैं। और जो बायोस्फीयर रिज़र्व में कैसा होता है, कोर ज़ोन होता है, ठीक है, मिड ज़ोन होता है, बफर ज़ोन होता है, ठीक है। तो कई लोगों को कोर ज़ोन में जाना बीच बीच में कोर ज़ोन है, ठीक है, यहाँ तक अपना यहाँ को ये कोर ज़ोन है, ये बफर ज़ोन है, ठीक है, 3 ज़ोन्स होते हैं, ठीक है, और ये लास्ट ज़ोन है, ठीक है। तो यहाँ तक केवल इंसान घूम सकते हैं, कोर ज़ोन में, बफर ज़ोन में नहीं, बफर ज़ोन तक घूम सकते हैं, कोर ज़ोन में नहीं जा सकते क्योंकि ये एक जंगल ही टाइप है, ये एक जंगल बना दिया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि ये सोशल फॉरेस्ट्री बना दी जाती है कि आप किसी एक एरिया को पूरा जंगल बना दिया जाता है, वहाँ पर जानवरों को संरक्षण दिया जाता है। यहाँ पर जानवर खुले होते हैं, यहाँ पर जानवर बंधे होते हैं, उसे नेशनल पार्क बोला जाता है और बायोस्फीयर रिज़र्व में ये जंगल में कोई भी जानवर खुले खुले घूमते हैं ऐसे ही, ठीक है? यहाँ पर केवल आप देखो जैसे कि जुरासिक पार्क देखोगे वहाँ पर घूमते ही रहते हैं ना ऐसे ही जंगल, जंगल के वैसे ही हो जाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने देख लिया अपना वाटर रिसोर्सेज कि वाटर क्या है, 1/3 ऑफ पार्ट वाटर है, इसे वाटर प्लांट बोला जाता है, ठीक है? और इसकी समस्या उसको हम कैसे कंज़र्व कर सकते हैं, उसी तरह वेजिटेशन और हमारे एनिमल्स को कैसे कंज़र्व कर सकते हैं, क्यों इसकी आवश्यकता है, क्यों क्या इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है? क्या इसके लीगली कुछ बना होता है तो CATES बना होता है ना? तो ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है और अगर आप देखो बुक में तो बहुत लेंथी दिया हुआ है, आप इस नोट्स को यूज़ कर सकते हो अपने नोट्स बनाने के लिए और पेपर में आप रिटर्न करने के लिए, ठीक है? तो चलिए चलते हैं यहीं पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे ये लेक्चर तो आप सेकंड लेक्चर भी देखिए, इससे फर्स्ट वाला लेक्चर भी देखिएगा तब आपको चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट समझ आएगा, ठीक है? हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड चैप्टर लाने वाले हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है?